हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम कवर करने वाले हैं एक काफी खतरनाक डार्क एक्शन मानवा को। कहानी की शुरुआत में हमें दो बुड्ढे दिखाए जाते हैं जो बारिश में कोरियन ढाबे के खाने का मजा ले रहे हैं। ये मोटे वाले बंदे का नाम है मिस्टर ली, जो प्रेसिडेंट है जुवुन कंपनी का, और उसके सामने बैठा नान खटाई टकलू मालिक है बोंगशैन कंपनी का, और इसका नाम है मिस्टर को। पहले तो दोनों बंदे अपने धंधे पानी की बात करते हैं कि क्या कैसा चल रहा है, लेकिन इस दौरान वो दोनों तकरीबन 10-15 साल पहले हुए एक ब्लड बाथ इंसिडेंट की बात करते हैं। अब असल में वो इवेंट क्या था और क्यों हुआ था वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन उस इवेंट के बाद से इन दोनों के गैंग्स में सुलह हो गई थी और तब से ही ये लोग मिल बांट के बिजनेस करते आए हैं। अभी मिस्टर ली को कहता है कि तेरा बेटा बिजनेस के अंदर ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो को कहता है कि ले देकर भाई, मेरे पास एक ही लौंडा है जिसको आगे जाके मर्द बनने का है और मेरी पोजीशन संभालनी है, तो मिस्टर ली प्लीज अभी मेरे पे एक फेवर कर दे, तो अपने बंदे गिशियोक को हमारी शॉप पे भेज। तो मिस्टर ली उसे जवाब देता है कि हमारा गिशियोक कोई आंटू झांटू बंदा नहीं है, उसने अपने दम पे पूरे चोंग डैम को टेक ओवर करके रखा है। जब उसने हमारा धंधा संभाला ना, तो उसने सारे बेकार और बेतुके लोगों को बाहर खदेड़ दिया। अगर यही साफ सफाई करने गिशियोक तेरे बिजनेस में आया तो उसकी लिस्ट में पहला नाम तेरे खुद के बच्चे का होगा। लेकिन मिस्टर को जानबूझकर ये करवाना चाहता है ताकि उसका बेटा सही में मर्द बने और अपने दम पे कुछ करे। वेल, ये सब खाना खजाना खत्म होते होते मिस्टर को मिस्टर ली को मना लेता है कि उसका वो गिशियोक नाम का बंदा ये काम कर दे, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की सुबह पर, और तभी हमें कार में बैठे गिशियोक की पहली झलक मिलती है। वो अपने बॉस के उसी काम को करने के लिए मिस्टर कू के बिजनेस वाले ठिकाने पे जा रहा था। वेल, मिस्टर ली ने जब ये बात गिशियोक को बताई थी तब वो ये करने के लिए पूरे तरीके से एग्री नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे कहा था कि हमें अच्छा खासा माल कमाते हुए सरवाइव करना है तो ये करना ही पड़ेगा, और ऊपर से मिस्टर को ने फुल छूट दे रखी है तो अपने तरीके से काम कर सकता है, और इसी वजह से गिशियोक ये करने को तैयार था। बस मिस्टर ली ने गिशियोक के सामने यही कंडीशन रखी थी कि तेरे को जज्बाती नहीं होने का है, बोले तो धंधे के अंदर अपनी पर्सनल फीलिंग को आड़े नहीं आने देने का। एंड प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गिशियोक मिस्टर कू की उस धंधे वाली जगह पे पहुंच चुका है, जो असल में एक बहुत ही बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट है। वो अंदर जाता है, वहाँ पर कई सारी डिशेस को खाता है और परखता है। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर कुक के बेटे कुजिन की एंट्री होती है, जिसे देखने से साफ पता चलता है कि ये अमीर बाप की कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई औलाद है और ये वाला पूरा बिजनेस इसी के अंडर में है। वो आते ही गिशियोक से दिखावे का हाय हेलो करता है और बिना उसके बोले खुद ही इन सारे खाने की तारीफ करने लगता है। फिर वहाँ बुलाता है उसी रेस्टोरेंट के शेफ को, तो गिशियोक उसे खुद भी थैंक्स कहता है कि नहीं शेफ, खाना सच में अच्छा था, बस दिक्कत वाली बात ये थी कि इसकी प्राइस हद से ज्यादा है। क्या ये सारी कीमतें तुमने खुद से लिखी है? ये सुन के उसके पसीने वहीं पे छूट जाते। तभी कुजिन बातों के जरिए मामला संभालने लगता है। भाई असल में तो खाना एकदम मस्त और बढ़िया ही है, बस थोड़ा हाई फाई गिरी के चक्कर में 19-20 करना पड़ता है। लेकिन वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही गिशियोक उसे चुप करवा देता है। बकवास बनकर, मैंने तुझसे ये नहीं पूछा। उसका कहना था कि तुम कस्टमर को काफी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो तो प्राइस हाई होना बनता है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। अगर बिजनेस को लंबा चलाना है तो प्राइसेस को रिजनेबल रखना ही होगा, यानी कि अब से पूरा मेनू बदलो। फिर वो खड़ा होकर सीधा जाता है मैनेजर के पास और उसके पैर में लात मारते हुए उसे कहता है कि साले ठीक से खड़े रहे, ऐसे बाघा की तरह टेढ़ा क्यों है, और साथ ही उसे धंधा बढ़ाने की थोड़ी सी एडवाइस देता है कि यहाँ से फालतू की एक्स्ट्रा टेबल्स को हटा दे ताकि यहाँ आने वाले कस्टमर्स को ज्यादा प्राइवेसी मिले। बट मैनेजर अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले ही कुजिन अचानक से उस पर लात घूसे बरसाना शुरू कर देता है कि साले टेबल रिपेयर कब करेगा और चलता क्यों नहीं है ठीक से तू, और ये सब फालतू की बातें बोलते हुए अपने मैनेजर की ही काफी गंदी कुटाई करता है। अबे गाना बंद करो रे, ये सारे काफी गलीच और घटिया लोग हैं, एक बारी में इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर वो अपनी सिगरेट जलाता हुआ गिशियोक के सामने जाकर उसे फूंकता है और सारा धुआं उसके मुंह पे निकाल देता है। एंड फिर पूछता है कि अब और क्या चीजें बदलेगा बे। बट तभी हम देखते हैं उस धुएं के अंदर से आता हुआ एक खतरनाक रैपट जो गिशियोक ने कुजिन को मारा था। कुजिन की वहीं पे फट जाती है कि साला ये क्या हो गया, लेकिन तभी उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि गिशियोक उसके गाल पर और एक रैपट बच जाने ही वाला था। ये कहते हुए तुझे ही फिक्स करना है अब बस।
अगले सीन में हम देखते हैं उड़ती हुई चेयर को जो कुजिन ने गिश्योक पर फेंक के मारी थी, लेकिन भाई ने उसे ब्लॉक करके आसानी से साइड कर दिया। लेकिन उतने में ही उस रेस्टोरेंट के सारे वेटर्स मिलकर गिश्योक पर अटैक करने टूट पड़े थे, लेकिन अपना लौंडा गिश्योक उन सबको एक एक करके सिंगल पंच के अंदर नॉकआउट करता जा रहा था। ऊपर से उन वेटर्स के कैंडल स्टिक वाले एक भी अटैक उस पर काम ही नहीं कर रहे थे। अपने बंदों की ऐसी अल्टीमेट ठुकाई देखकर कुजिन को ये रियलाइज होता है कि गलत भाई के हत्थे चढ़ गया हूँ मैं। बट पीछे गिश्योक के ड्राइवर के एक्सप्रेशन देखो, लाइक उसको पता है कि बॉस को कुछ होने ही नहीं वाला। तभी सीन शिफ्ट होने के साथ हमें दिखाया जाता है ये बंदा, इसका नाम है किम चुन श्योक और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बोंगशेंग कंपनी का, बोले तो मिस्टर कू का नीचे वाला। जैसे ही उसको कुजिन की ठुकाई पिटाई की खबर मिलती है वो सीधा रेस्टोरेंट भागता है, लेकिन गिश्योक के ड्राइवर ने मेन एंट्रेंस ही बंद करके रखी थी। वो चिल्लाता ही रह गया कि अरे भाई खोलो खोलो, अपन को अंदर आने का है। बट ड्राइवर ब्रो डजंट गिव अ फक अबाउट इट। तो आखिर में वो उस डोर के ग्लासेस को एक फायर एक्सटिंग्विशर से तोड़ के सीधा अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर ऑलरेडी गिश्योक सारे वेटर्स को ठिकाने लगा चुका था। बस अंकल चुनश्योक को देखकर कुजिन थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि अब अपन की गांड ठुकने से बच जाएगी। वेल डायरेक्टर चुनश्योक बातचीत से मामला सुलटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिश्योक उन्हें भी सीधा ये बता देता है अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अच्छा होगा कि तू बाहर इंतजार करे। तो वो उसे कहता है कि ठंड पाले भाई, तू जो समझाना चाहता है ये लोग समझ गए हैं, अपना हाथ हटा यहाँ से, मजाक चल रहा है क्या? चुनश्योक उसे कहता है कि भाई थोड़ी तो इज्जत कर मेरी लॉन्डो के सामने, बात को थोड़ा समझ यार, थोड़ी देर में यहाँ पर गीजुन आने वाला है। एंड ये गीजुन का नाम सुनकर गिश्योक वहीं पर थम जाता है। क्या तुझे ये पता था? तूने अपने भाई से बात नहीं की क्या? वेल गीजुन गिश्योक का सगा भाई है और साथ ही इस रेस्टोरेंट की कुछ आइटम्स का सप्लायर भी। और कहानी की शुरुआत में जब उन दोनों बुड्ढों ने उस ब्लड बाथ इंसिडेंट की बात की थी ना, गीजुन उसी इवेंट में इन्वॉल्व था। अब अभी अपने भाई की खबर सुनकर गिश्योक यहाँ का मामला काफी फास्टली रैप अप करता है कि जितने भी चेंजेस करने हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर वो मैं कल से शुरू करेगा। एक वीक के अंदर काफी सारा काम हो जाएगा और आने वाले 3 हफ्तों के दौरान स्टाफ को हाइजीन और तमीज सिखाई जाएगी। तो अभी के लिए ये बिजनेस पूरे 1 महीने तक बंद रहेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इस बात पर कुजिन एग्री नहीं होता। बट गिश्योक तब भी ये कहते हुए निकल लेता है कि जब तक मेरा भाई यहाँ के लिए कंसर्न्ड है तो मेरा यहाँ पर क्या ही काम। अगले सीन में हमें एक बंदे के विजुअल्स दिखाए जाते हैं जो सोडा बॉटल्स को ट्रॉली स्टैंड में रख के डिलीवर करता है, और ये डिलीवरी वाली जगह ये सेम रेस्टोरेंट ही था। दूर खड़ी कार के अंदर से गिश्योक इस बंदे को निहार रहा था क्योंकि यही था उसका सगा भाई गीजुन, जिसको चलने में काफी दिक्कतें आ रही थी। वो जैसे ही ये सारा सामान लेकर रेस्टोरेंट में जाता है तभी उस पर कॉन्ट्रैक्टर टाइप का एक बंदा झाड़ू फेंक के मारता है कि साले दिखता नहीं है तेरे को, हम लोग इधर साफ सफाई कर रहे हैं। वो बेचारा इसे झाड़ू उठा के वापस देता है तो ये साला अज्ञान उसकी आंखों का मजाक उड़ाता है और उस पर एक झापट लगा के उसकी टोपी उड़ा देता है। और तभी हम देखते हैं गीजुन का ट्रॉमेटिक ब्रूटल फेस। देखकर ये साफ पता चलता है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है। वो इवन लात मार के उसके सप्लायर्स का भी सारा सामान गिरा देता है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर चुनश्योक मामले को अज्ञान संभालते हैं और उल्टा उसी बंदे को कहता है कि चल साले ये सब तू साफ करेगा, ये नहीं। उसे लगता है कि डायरेक्टर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी खतरनाक गुस्सैल शक्ल देखकर वो समझ जाता है कि हाँ अब ये मेरे को ही करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कुजिन को जो मस्त आइस पैक लगाकर बैठा हुआ था, बट तब भी उसको गिश्योक के द्वारा हुई उसकी कुटाई के ही विजुअल्स आ रहे थे। तभी उसका बटलर उसके लिए किसी खास बंदे का कॉल लेकर आता है, जिस पर पहले तो वो गुस्सा था, लेकिन मोबाइल स्क्रीन देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। अगले सीन में हम वापस आते हैं रेस्टोरेंट के अंदर की एक खास लोकेशन पर, जहां चुनश्योक गीजुन से बातें कर रहे थे कि आजकल के लौंडे लफाड़े जिनको पता ही नहीं है उनके सामने कौन खड़ा है, सीधा पंगा ले लेते हैं। एक काम कर भाई, मैं तुझे अलग जगह पे काम लगा देता हूँ, बस अब से यहाँ पर मत आना। पर ये जगह तो, अरे यार तू समझ तो, ये सब पुरानी बात है, क्या तू अपनी ऐसी हालत में सबसे भिड़ना चाहता है? तो गीजुन उसकी बात मान लेता है कि ठीक है तू जैसा कहेगा मैं वैसा करेगा। अगले सीन में हम वापस से कुजिन को देखते हैं जो काफी खुशी के मारे फोन पर किसी से बात कर रहा था, और वो खत्म करने के बाद वो अगेन आइस पैक लगाकर सो जाता है, बट फिर भी उसको गिश्योक के विजन्स आ रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गीजुन वापस अपने टेम्पो पे आता है और जैसे उसे स्टार्ट करके निकलने वाला होता है तभी उसे अपने भाई गिश्योक का कॉल आता है। दोनों के बीच में अच्छी वाली थोड़ी सी बातें होती है, जिस दौरान गिश्योक उससे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द ये सारा काम निपटा के यहाँ से दूर जाने वाला हूँ। फिर जैसे ही उनकी बातें खत्म होती है तब गिश्योक का ड्राइवर उसे आकर कहता है कि सर ये जगह भी अब बंद होने वाली है, हमें निकलना होगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि इनकी ये रेस्टोरेंट वाली पूरी जगह बंद हो जाती है, लेकिन गिश्योक अंदर ही था। वो एक कबर्ड के अंदर से बॉल और कैट फूड निकालता है
एंड वो ले जाकर अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर एक स्ट्रे कैट को खिला रहा होता है। तभी सडनली वहाँ की सारी बत्तियां बुझ जाती है और उसके पीछे चाकू लिए एक आदमी अपीयर होता है और उसके एक वार करते ही खचैक हमें काफी सारे खून के छींटे उड़ते हुए दिखते हैं। वैसे असल में ये अटैक गिशियोक की बॉडी पर लगा ही नहीं था, उसने काफी स्पीड में पलटकर उस बंदे के नाइफ को हाथ से ही पकड़ लिया था एंड अगले ही सेकंड वो उस बंदे को लात मार के दूर उड़ा देता है और उससे पूछता है कि क्या तुझे कुजुन ने भेजा है। लेकिन जवाब देने के बदले वो साला अगेन गिशियोक पर अटैक करने आता है तो वो उसे एक ऐसा पंच मारता है जिससे उसका मास्क भी उड़ जाता है एंड वो पंच का इफेक्ट खत्म होता उससे पहले उसको दूसरी तरफ से एक और रैपट पड़ता है। उसकी इतनी सी तुड़ाई करने के बाद गिशियोक उसे इंट्रोगेट करते हुए ये पता लगा लेता है कि ये तो बस एक बच्चा है। तुझे स्कूल में होना चाहिए था लौंडे, आखिर तू ये क्या कर रहा है, यहाँ से निकल ले, मैं भूल जाऊंगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। लेकिन वो बच्चा उल्टा गिशियोक को गाली देता है और कहता है कि क्या तुझे लगता है कि मैं अकेला यहाँ पर हूँ। तभी अचानक से पूरे पार्किंग लॉट की बत्तियां जलती है एंड इसी के साथ गिशियोक के पीछे काफी सारे हथियारबंद लोग खड़े हो जाते हैं। अब इससे पहले यहाँ पर धुआंधार फाइट होती, सीन शिफ्ट होता है सीधा गीजुन पर। बंदा अपना पूरा काम करके थका हारा घर पे जा रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि आधे घंटे पहले उसके फोन पर 13 मिस कॉल थे। वो जैसे ही उस पर कॉल बैक करता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या गिशियोक तुम्हारा भाई था। वो कहता है हाँ बिल्कुल, बट ये कंफर्म होते ही उसे सामने से ये खबर दी जाती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं शियोल के पुलिस स्टेशन को, जहां गीजुन डॉक्टर का वेट कर रहा था ताकि ये डॉक्टर उसके भाई की बॉडी को सही से एग्जामिन करे और गिशियोक की डेथ का एग्जैक्ट रीजन पता कर सके। वेल ये एग्जामिनेशन के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि पुलिस उस कल्प्रिट को पकड़ चुकी है और उस साले ने ये बयान दिया है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ये सीधा बता देता है कि इस आदमी की हत्या करने के बाद इसकी बॉडी से छेड़छाड़ की गई है और ये सच में जानबूझकर किया गया है। गिजुन अपने भाई की डेड बॉडी पर से पूरा कपड़ा हटा देता है और गुस्से में कहता है कि ये मेरा छोटा भाई था। एंड तभी हमें उस अंडरग्राउंड पार्किंग में चली भसड़ के विजुअल्स दिखाए जाते हैं जब फाइट के दौरान गिशियोक के हेड पर मल्टीपल अटैक्स हुए थे, लेकिन तब भी वो उन सबसे डट के भिड़ रहा था। सडनली उसके फेस पर नाइफ की एक स्ट्राइक भी पड़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अकेला सिर्फ अपने मुक्कों से उन सबको डिफीट कर देता है। बट साइड पे थोड़े से बंदे बचे हुए थे जो यही सोच रहे थे कि अटैक करे कि नहीं। इसी चक्कर में उनके अंदर ही झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ये देखकर गिशियोक कहता है, अबे सालो ये क्या है, ओए तुम सब के सब निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। तुम्हारे कंचों में वो दम नहीं है कि मेरे आगे टिक सको। इतने में उसके ऊपर वाली लाइट थोड़ी सी फ्लिकर करती है जिससे गिशियोक का ध्यान भटक जाता है और तभी वो पहले वाला बंदा उसे पीछे से स्टैब कर देता है और ऐसे ही भाई की जिंदगी खत्म हुई। ऐसी पुलिस और डॉक्टर की कॉन्स्पिरेंसी थियरी है। प्रेजेंट में गिशियोक की डेड बॉडी पर ये सारे घाव गिजुन ध्यान से देख रहा था और फिर वो डॉक्टर को कहता है कि मेरा हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरे भाई के फ्यूनरल की तैयारी करने। हम अगेन थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जब गिशियोक का असासिनेशन चल रहा था, बिकॉज वो स्टैब करने के बाद भी मरा नहीं था। वो अपनी उस खराब हालत में भी कुछ बोले जा रहा था, मैं मर नहीं सकता, मैं अब भी जीऊंगा, मुझे जीना होगा गिजुन। और ऐसे ही अपने भाई का नाम पुकारते हुए वो दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उसके फ्यूनरल को, जहां अंडरवर्ल्ड के काफी बड़े लोग आने वाले थे और उनमें से सबसे पहले मिस्टर ली तो ऑलरेडी आ भी चुके थे। वो गिजुन को कहते हैं कि मुझे पता है कि ये स्कूल के एक बच्चे ने किया है जो अभी प्रिजन में है, बस एक बार उस साले को बाहर आने दे, मैं उसे रौंद दूंगा। तुम्हारा भाई अभी जा चुका है लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो उस फ्यूनरल होम से बाहर ही निकल रहे थे, तभी एंट्रेंस पर ही उन्हें मिलते हैं मिस्टर कू, जिनके साथ उनका हरामी बच्चा कुजिन भी था। उस साले की मौजूदगी मिस्टर ली और उनके ड्राइवर दोनों को पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि ये साला बस दिखावे के लिए आया है। लेकिन मिस्टर कू के इंसिस्ट करने पर वो लोग वापस से फ्यूनरल होम में चले जाते हैं ताकि वो सब एक साथ मिलकर गिशियोक को श्रद्धांजलि दे पाए। लेकिन कुजिन वापस से बाहर उस ड्राइवर के पास आता है और गुस्से में उसको धमकाते हुए ये कन्फेस करता है कि अबे साले ये मैंने किया है, क्या कर लेगा तू। एंड ऐसा करके वो वापस से अंदर चला जाता है। इधर अंदर ऑलरेडी मिस्टर कू गिजुन से बातें कर रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर चुनशॉक भी वहाँ पर मौजूद थे और वो कुजिन के सामने ये रिवील करते हैं कि वहाँ पर जो आदमी खड़ा है वो गिशियोक का सगा भाई गिजुन है और वही हमारे रेस्टोरेंट में बोतलें वगैरह सप्लाई करता है। तो इस साले को ये बात भी थोड़ी सी मजाकिया लगती है। फिर जब उसका बाप और मिस्टर ली बातें कर रहे थे गिशियोक के बारे में कि हमारी धंधे की लाइन में हमेशा अच्छे लोग ही पहले टपक जाते हैं, तब अचानक से ये बड़वा बीच में इंटरप्ट करता है और गिशियोक के बारे में 2-3 अच्छी बातें बोलता है कि काश वो होता तो मैं उससे और चीजें सीखता। एंड सडनली
ली अपनी बातों को शिफ्ट कर देता है उसके भाई गीजुन की तरफ। तब मिस्टर ली ये रिवील करते हैं कि भले ही वो बंदा तुम्हें काफी बुरी हालत में लग रहा हो, लेकिन वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। एक जमाना था जब उस जैसे फाइटर्स धंधे में तहलका मचा देते थे। तेरे दद्दा ने भी उसी बंदे के जरिए पूरा तख्ता पलट किया था। उसी की वजह से तू और तेरा बाप अभी मजे मार रहे हैं लौंडे। तो इस बड़वे को ये बात भी मजाक लगती है। तो मिस्टर ली अगेन कहते हैं कि ज्यादा हवा में मत उड़, तेरे बाप ने भी जो ये सब जमाया है वो गीजुन की बदौलत ही है। ये सुन के वो अपने मुंह से खाना थूक देता है क्योंकि उसे हंसी आ गई थी। और फिर वो मिस्टर ली को कहता है कि अंकल शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन अभी ये गिश्योक का भाई है ना, नौकरों वाला काम करता है, नौकरों वाला। एंड उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके फेस पर तरी उड़ती हुई आ रही है जो उसके बाप ने उस पे फेंक के मारी है, बिकॉज इस पॉइंट पर उसने लिमिट्स क्रॉस कर दी। फिर मिस्टर कू के गार्ड्स आकर उसको घसीट के ले जाते हैं और इन सारे वाक्यों से हमें ये तो पता चल जाता है कि गीजुन कोई साधारण इंसान नहीं है, उसकी अपनी भी कोई हिस्ट्री है जो आगे जाकर खुलेगी। फिर फ्यूनरल खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि बाहर बारिश को देखते हुए डायरेक्टर चुनश्योक और गीजुन बातें कर रहे थे। तब गीजुन सीधा ही उनसे ये पूछ लेता है कि मुझे सच सच बताओ चुनश्योक, आखिर मेरा भाई कैसे मरा था। अगले सीन में हम देखते हैं गीजुन को गीश्योक के अपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेट करते हुए। साथ ही वो फोन पर बात कर रहा था अपने किसी पुराने कांटेक्ट से। वो उसे कहता है कि मुझे तेरे अंडर में काम करने वाले कुछ बंदे चाहिए, तुम जो समझ रहे हो ये उसके बारे में नहीं है, मुझे बस जानना है उन जवान लॉन्डो के बारे में जो रिसेंटली इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो उसका वो कांटेक्ट उसे बताता है कि अभी तो वो सारे लॉन्डे किसी और कॉर्पोरेट के अंडर में काम कर रहे हैं और अगर उनमें से कुछ को मैं तुम्हें मिला भी दूं तब भी वो तुम्हारे काम के नहीं है, तुझे बस उनकी खबर मुझे देनी है। ये बोलते हुए वहाँ के कबर्ड में एक बड़ा सा सूट देख रहा था जो उसी के भाई ने उसके लिए ला कर रखा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक जॉब सेंटर को जिसका नाम है मेवादे जॉब सेंटर। उस जॉब सेंटर के बाहर 3 बंदे मौजूद थे और उनमें से 2 की तुतु में चल रही थी। वो जो 2 टीनेजर्स है ना, वो इस सूट वाले बंदे से पैसे मांग रहे थे, लेकिन वो जॉब सेंटर वाला बंदा कहता है कि हम लोग मंथली ही सैलरी देते हैं, ऐसे कहने पर नहीं देते, तो दोनों चूजो यहीं से फुंटास की गोली ले लो। तो वो चश्मे वाला बंदा उस टोपी वाले लौंडे को खींच के ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो टोपी वाला कहता है कि साले पैसे नहीं दिए ना तो ये जो सबूत है ना मेरे पास उसको पुलिस में दे दूंगा। और उनके इस सारे झगड़े को दूर से गीजुन देख रहा था। वेल वहाँ से जाते हुए वो दोनों लौंडे मोबाइल के अंदर उसी सबूत को देखने लगते हैं जो कि एक वीडियो था। वो लोग बातें करते कि भाई ये तो बिल्कुल एक मूवी की तरह है, आखिर कैसे अचानक से इस साले ने उसे पीछे से स्टैप कर दिया। तभी हम देखते हैं कि गीजुन भी उनका पीछा करने लगता है। उधर टनल के अंदर जाते हुए उनकी ये बातें चालू ही थी। वो टोपी वाला चौड़ में कहता है कि मैं था वो पहला बंदा जिसने सबसे पहले इस पे मुक्का जड़ा। तो चश्मीश कहता है भाई तू तो लकी है यार, कम से कम बच गया, लेकिन ये चाकू मारने वाला इसको तो जेल हो गई। बट टोपी का कहना है कि भाई ये तो उल्टा अच्छा है, जेल में तो साले की जिंदगी ही सेट हो गई, साला मेरे को जाना चाहिए था जेल में। तभी अचानक से गीजुन उनके नजदीक आता हुआ कहता है आखिर कितने पैसे दिए उन लोगों ने तुम्हें उसे जान से मारने के लिए। अबे साले कौन है बे तू। चश्मीश को लगता है कि गीजुन कोई पुलिस वाला है तो उनकी थोड़ी सी फट जाती है क्योंकि वो उनसे वही वीडियो वाला फोन मांग रहा था। वो टोपी को अगेन खींच के भागने लगता है। तभी टोपी उसको कहता है कि रुक जा भाई, ये पुलिस वाला है तो क्या हो गया, है तो अकेला ही ना, और ऊपर से साला ये लंगड़ा के भी चल रहा है। अबे ओए अंकल तुझे वीडियो चाहिए ना, क्या तुझे पता भी है इसमें क्या है, और बता साले असल में तू है कौन। गीजुन ये आसानी से रिवील कर देता है कि मैं उसी बंदे का भाई हूँ जिसका तुम लोगों ने मिलके ब्रूटली मर्डर किया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 7 घंटे पहले जब गीजुन प्रिजन में आया था उस मेन क्रिमिनल से पूछताछ करने जिसने उसके भाई को स्टैप किया था। वो उससे उन सभी बंदों के बारे में जानकारी पूछता है, लेकिन वो साला मजाक ही कर रहा था। फिर वो ये बोल के मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, अब मेरे को अपने सेल में जाना होगा। अबे ओए क्या तू किसी तरह के फिल्म में जी रहा है क्या। और गीजुन के इसी सेम डायलॉग के साथ सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जब उसने लिटरली उस टोपी वाले को यही कहते हुए उसके गोटे दबा दिए थे। और दबा क्या दिए थे भाई, निचोड़ दिए थे। तुझे लग रहा होगा तू किसी पिक्चर का हीरो है, पर तुझे ये पता नहीं होगा कि आखिर ऐसी कहानियों का अंत कैसे होता है। अभी उस टनल के अंदर टोपी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था और उस चश्मिश की भी काफी फट चुकी थी। तभी गीजुन दोनों से पूछता है कि क्या तुम लोग दोस्त हो, बिकॉज इतनी फटने के बाद भी चश्मिश गाली देते हुए उल्टा गीजुन पर ही अटैक करने आ रहा था, लेकिन वो काफी स्पीड में उसकी हुडी पकड़ के उसको साइड में फेंक देता है। और जैसे ही बेचारा खड़ा होने जाता है उतने में उसके मुंह पर पड़ती है एक खतरनाक लात। इसी के साथ चश्मिश की चारों आंखों की बत्ती गुल हो जाती है। गीजुन इजीली टोपी के पास जाकर वो फोन को ले लेता है क्योंकि उसकी आधी जान तो उसके मुंह के साथ ही निकल गई थी।
फिर वो उसको हल्के हल्के थप्पड़ मारते हुए होश में लाता है एंड उसकी जेबें वगैरह चेक करने लगता है कि क्या और सबूत है इसके पास। लेकिन टोपी अपनी इस खराब हालत में भी नाइफ से गीजुन पर अटैक करने की सोच रहा था, पर उसके अटैक के बीच में ही हमें गीजुन का लाल आंखों वाला सीरियस फेस दिखाया जाता है और अगले ही पल हमें अगेन टोपी के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके हाथ से नाइफ भी गिर चुका था बिकॉज गीजुन ने उसकी आंखों में अपना अंगूठा घुसेड़ दिया था। मेरे लिए तूने ये और भी आसान कर दिया, इतना बोल के वो उसकी आंख को लिटरली फोड़ देता है। भाई सच कहूँ तो मेरे हिसाब से ये टोपी पूरी मानवा हिस्ट्री का पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसके गोटो के साथ साथ किसी ने आंख भी फोड़ दी। वो कराता हुआ गीजुन को धमकी देता है कि मैं पुलिस के पास जाएगा, मैं तेरी कंप्लेन करेगा, लेकिन तब तक गीजुन उसका ही नाइफ लेकर उसके ही पीछे आ चुका था। अब देखा ना हीरोगिरी, आखिर हम कब से कानून मानने लगे। मेरे और तुम जैसे लोग हमेशा चीजों को अपने हाथों से सुलटाते हैं। बस इतना बोलकर खचाक और उड़ते हुए खून के साथ हमें ये समझ जाना चाहिए कि गीजुन ने टोपी के एंकल्स भी काट दिए। बहुत उछल के बोला था ना उसको अपाहिज। सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं 3 अंकल्स को जो चिकन नूडल्स लपेट रहे थे और हाँ ये मेवाड़े जॉब सेंटर के अंदर का ही सीन है। वो जिसने टोपी और चश्मिश को फुंटास की गोली दी थी ना, वो भी इधर ही है। ये लोग अभी बात कर रहे थे उसी वीडियो के बारे में कि वो गलती से भी पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहिए और ना ही बाहर आना चाहिए। इनको शक होता है कि वो दोनों लौंडे गिशॉक की किलिंग वाले उस वीडियो को पुलिस को दे देंगे या फिर उल्टा इनको ही ब्लैकमेल करेंगे, बट इनका बॉस कहता है कि नहीं, वो लोग ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने उनको अब तक पे नहीं किया एंड ऊपर से अगर वो वीडियो पुलिस के हाथ लग गया तो उनको भी जेल हो सकती है। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आई, इन लोगों ने आखिर एक मरते हुए आदमी की क्यों वीडियो बनाई। अरे बॉस, आजकल के बच्चे अपने कंचों का दम ऐसे ही दिखाते हैं, पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या चलता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है गीजुन की। उनके पूछने पर वो कहता है कि मुझे ब्योंग चियोल ने यहाँ भेजा है। अब ये ब्योंग चियोल कौन है वो आगे पता चलेगा। वहाँ का बॉस गीजुन को थोड़ी देर बैठने के लिए कहता है बिकॉज वो लोग खाना खा रहे हैं और गीजुन के वहाँ बैठने के बाद वो लोग अगेन उसी वीडियो की बातों में लग जाते हैं। उनकी थोड़ी सी बात सुन के गीजुन उनको कहता है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्या हम अपनी बातें पहले कर सकते हैं। तो बॉस उसको फिर एक बार हाँ बोल के अगेन बातों में लग जाता है कि हम लोग उसी वीडियो का यूज करके थोड़ा और माल छापेंगे। तभी गीजुन उनकी टेबल का कपड़ा खींच लेता है जिससे वो खाना उनसे दूर हो जाता है और वो कहता है ओए तुम तीनों अब से मेरी बातों को ध्यान से सुनो जो मैं अब बताने वाला हूँ। अबे साले ये क्या कर रहा है तू। वेल गीजुन बिना वक्त बर्बाद किए सीधा वही फोन निकालता है और कहता है कि तुम जाटू लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आखिर ये क्या है, तो बस इतना करो, इस वीडियो में दिख रहे हर एक लफंगे को मेरे सामने लेकर आओ। तो बॉस कहता है कि ये बंदा ब्योंग चियोल के जरिए यहाँ पर आया है, यानी कि ये भी पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करना नहीं चाहता। तो बताओ आखिर तुम्हारी डील क्या है। गीजुन कहता है कि इस वीडियो के अंदर जो मरा है वो मेरा छोटा भाई है। ये सुन के बॉस अचानक से हंसने लगता है कि सुना वो भड़वा क्या बोल रहा है, अगर वो तेरा भाई भी है तो आखिर तू हमसे चाहता क्या है। क्या हम लोग अपनी जिंदगी की तुझसे भीख मांगे, ये लेकर तुम्हें सीधा पुलिस के पास ही जाना चाहिए था, या फिर वो सबके सब सुअर किसी काम के नहीं है। फिर अचानक से वो गीजुन को धमकी देने लगता है क्योंकि अब ब्योंग चियोल ने तुझे सतर्क नहीं किया, अगर ऐसी घटिया चीजें यहाँ पर लाएगा तो अब तो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। तो गीजुन भी फुल सीरियस होकर कहता है कि मैं ब्योंग चियोल की ही वजह से तुमको कुछ नहीं करूंगा, बस उन सभी को कॉल करो और यहाँ बुलाओ। वेल गीजुन की ये बात सुन के उस चोटी वाले की सुलग जाती है। वो गुस्से में खड़ा होकर उसे कहता है कि साले तू अपने आप को समझता क्या है। गीजुन अज्ञान उसे वार्न करता है कि बैठ जा, बस ब्योंग चियोल की वजह से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये सुनते ही वो गीजुन पर अटैक कर देता है। तभी पूरे ऑफिस में बॉस और उस टकले को उसी चोटी वाले के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देखकर टकला भी गीजुन पर अटैक करने के लिए कूदता है तो वो उसे बीच हवा में ही लात मार के लटका देता है और काफी स्पीड में हवा में ही उसकी कॉलर पकड़ के साइड में फेंक देता है। फिर अपनी जगह से उठकर वो सीधा उसके मुंह पर ही खड़ा हो जाता है और उस चोटी वाले की चोटी पकड़ के उसकी एग्जिट नाक पे नी स्ट्राइक मारता है। एंड ये नजारा देखकर उस बॉस को एक फ्लैशबैक याद आता है जब वो अपने बॉस ब्योंग चियोल के साथ एक खास जगह पर आया था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर किसी फाइट को विटनेस करने आए हैं जिसकी मंजूरी खुद गवर्नमेंट ने दी है और ये फाइट 2 बिजनेसमैन के सेटलमेंट के तौर पर हो रही है। लेकिन ये पूरी चीज असल में नेशनल असेंबली के सामने हो रही थी, तो देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन वगैरह आने वाला है। वेल ब्योंग चियोल और इस बॉस का काम था इसी फाइट के जरिए अपने धंधे को खड़ा करना, बोले तो खुफिया
या सट्टा रैकेट चलाना। वेल हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस्टर ली भी उस टाइम पे मौजूद थे एंड तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर कू की। ब्योंगचुल तुरंत ही जाकर उनको नमस्ते वगैरह करता है और तब हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे मिस्टर कू का सबसे ज्यादा खास आदमी था गीजुन, और गीजुन ही उस टाइम से ब्योंगचुल का दोस्त था। अब ये जो फाइट के सेटलमेंट वाली जो भी चीजें चलती थी उससे सट्टे का बिजनेस खड़ा करने में ब्योंगचुल इतना श्योर इसीलिए था क्योंकि उसे पता था कि उसका दोस्त गीजुन कभी हारेगा ही नहीं। एंड तब इस बॉस ने गीजुन को पहली बार देखा था जो इतने सालों बाद उसे आज अपनी ऑफिस में नजर आया, उसी के बंदों की कुटाई करते हुए। क्या ये बंदा तो वही है, द बैडेस्ट टफेस्ट मदरफकर इन द एंटायर बिजनेस। तो इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि ये जितनी भी चीजें चल रही है वो एक टाइम पे गीजुन से ही जुड़ी थी और वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन शायद कोई इवेंट ऐसा था जिसकी वजह से वो इन सारे पछड़ों से दूर हो गया। लेकिन अब इतने सालों बाद उसके सगे छोटे भाई का इसी बिजनेस की वजह से मर्डर हुआ और उसके रियल कल्प्रिट तक पहुंचने के लिए गीजुन अगेन इस पूरे बिजनेस के अंदर तबाही लाने वाला है। हमें शुरुआत से लगा था कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर गीश्योक है, लेकिन नहीं, इस पूरे जमघट का करता धरता असल में गीजुन है।